नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की ईवीएस हमारा अद्भुत संसार की पुस्तक का अध्याय 7 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है पानी है अनमोल। तो आप सभी को ईवीएस हमारा अद्भुत संसार की पुस्तक ओपन करना है और अध्याय 7 निकाल लेना है। साथ में आपको एक पेन और कॉपी जो है वो लेकर बैठना है, ताकि आप यदि किसी प्रश्न का उत्तर लिखना चाहें तो वीडियो को रोक के आप उस प्रश्न का उत्तर आप तुरंत लिख लीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को पढ़ते हैं और बीच में जो भी प्रश्न आएंगे उनको कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो पाठ का नाम है पानी है अनमोल। तो आप जानते हैं पानी है तो जीवन है। तो यहाँ पर पानी का हमारे जीवन में कितना महत्व है वो हम इस अध्याय के माध्यम से सीखेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक बच्चा जो है नदी के किनारे किस प्रकार से नहाते हुए दिख रहा है और यहाँ पर इन पहाड़ों के नीचे आप घर भी देख पा रहे हैं और यहाँ पर ये बच्चे जो हैं यहाँ पर कुछ भोजन कर रहे हैं और साथ में यहाँ पर कुछ वो पीते हुए भी हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। नीचे हम देखते हैं यहाँ पर बारिश का यहाँ पर चित्र हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर बारिश हो रही है। इधर ये पहाड़ है तो पहाड़ों से ये देखिएगा इस प्रकार से झरने के रूप में ये पानी ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ दिखाई हमें दे रहा है। जब बरसात होती है, जब हम कभी हमारे घरों के आसपास यदि मान लीजिए इस प्रकार से पहाड़ी वाला एरिया है या जंगल है तो हमें इस प्रकार के झरने देखने को प्रतीत होते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इससे संबंधित यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं। हम इन प्रश्नों को इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। वह क्या है जो नीचे तो आता है लेकिन कभी ऊपर नहीं जाता? ये एक पहेली है। तो आप समझ गए होंगे, वो है पानी। आसमान को प्रतिदिन एक सप्ताह तक देखिए। क्या आज वर्षा होगी? आपका अनुमान किसी दिन सही हो सकता है और किसी दिन गलत भी। क्या ऐसे कुछ संकेत हैं जिनसे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि वर्षा होगी? अपने बड़ों से पूछिए कि यह अनुमान कैसे लगाते हैं। इन संकेतों को लिखिए। तो यहाँ पे आपको संकेतों को लिखना होगा। मुझे लगता है कि आज बारिश होगी। आपको 2 संकेत लिखना है। आसमान में काले और घने बादल छाए हुए हैं, हवा में नमी है और ठंडक महसूस हो रही है। इसका मतलब बारिश होगी। ये बारिश होने के संकेत हैं। अब आगे देखिएगा। मुझे लगता है कि आज बारिश नहीं होगी क्योंकि, तो बारिश क्यों नहीं होगी? यहाँ पर 2 संकेत हैं। आसमान बिल्कुल साफ है और सूरज तेज चमक रहा है। हवा गर्म और शुष्क है जिसमें नमी का संकेत नहीं मिल रहा है। यदि यहाँ पर इस प्रकार के 2 संकेत मिल रहे हैं तो बारिश नहीं होगी। लो आ गई बारिश। तो आप इस चित्र में यहाँ पे देखें, बारिश हो रही है, ये घर है और घर के बाहर ये बच्चा देखिएगा किस प्रकार से बारिश हो रही है इसका आनंद ले रहा है। यहाँ पर इस प्रकार से छत से जो पानी यहाँ पर नीचे आ रहा है, हाथ में इस प्रकार से उन बूंदों को ले रहा है और यहाँ पर ये उस बारिश का मजा ले रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ऐसा भी हमारे साथ में होता है घरों में। चलिएगा। अब गतिविधि है, बारिश के बारे में अपने आप से अधिक प्रश्न पूछिए। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न है। इन प्रश्नों को हम आगे कंप्लीट करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न ये है, आपने जो बारिश होती हुई देखी उसका चित्र बनाइए इस प्रकार से। तो आप चित्र अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने एक यहाँ सुझावात्मक चित्र बनाया हुआ है। ऊपर के जो प्रश्न है उनको हम आगे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे बारिश के बारे में आपने आप से अधिक प्रश्न पूछिए, मतलब अपने आप से अधिक प्रश्न पूछना है। बारिश बहुत तेज या धीमी? बारिश तेज है तो बूंदें लगातार तेजी से गिरेंगी और धीमी बारिश में बूंदें कम मात्रा में और धीरे धीरे गिरती हैं। ऐसा उत्तर हम लिख सकते हैं। बारिश की बूंदें बड़ी या छोटी? तो तेज बारिश में बूंदें आमतौर पर बड़ी होती हैं और जबकि धीमी बारिश में छोटी होती हैं। बूंदें तेजी से नीचे आ रही हैं या फिर धीरे धीरे? तो तेज बारिश में बूंदें तेजी से नीचे आती हैं और धीमी बारिश में बूंदें जो हैं वो धीरे धीरे गिरती हैं। फिर अगला प्रश्न है, क्या बारिश इतनी तेज है कि उसकी बूंदों के बजाय आपको पानी रेखा की तरह या चादर की तरह दिखता है? जब बारिश तेज होती है तो बूंदें इतनी घनी लगती हैं
जो एक चादर जैसा प्रतीत होता है। क्या बारिश जमीन पर सीधी गिर रही है या फिर तिरछी? क्या यह अपनी दिशा बदल रही है? सोचिए क्यों। अगर जब हवा चल रही होती है तो बारिश तिरछी गिरती है, बिना हवा के बारिश सीधी गिरती है, लेकिन अगर हवा ज्यादा तेज चल रही है तो बारिश की दिशा बदल सकती है। यह हवा की गति और दिशा पर निर्भर करती है बारिश। बिल्कुल सही बात है। किसी बर्तन में बारिश का पानी इकट्ठा कीजिए, यह साफ दिख रहा है या गंदा? जब बारिश खुली जगह पर हो रही हो तो पानी में ढल या मिट्टी या धूल लिखेंगे, धूल या मिट्टी के कारण यह थोड़ा गंदा हो सकता है। लेकिन अगर आसमान साफ है, हम घर के अंदर हैं, तो पानी ज्यादातर साफ दिखाई देता है। या फिर किसी पात्र में यदि हम उस बारिश के पानी को यदि मान लीजिए ऐसा स्टोर करें तो आप देखेंगे पानी साफ रहता है। यदि मान लीजिए धूल में बारिश होगी तो वहां पर पानी गंदा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि वो जगह पे डिपेंड करता है कि बारिश कहाँ हो रही है। ठीक है ना। यदि आप डामर रोड में देखेंगे, सीमेंट रोड में बारिश होती हुई देखेंगे तो पानी आपको वहां पर साफ दिखाएगा। वहीं जहां पर कच्ची रोड में आप देखेंगे वहां पे जो पानी है आपको गंदा दिखाई देगा। वहीं आप घास के मैदान में देखेंगे तो पानी आपको साफ दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर धूल नहीं होती, मिट्टी में घास रहती है। तो ये सब चीजें होती हैं और आपने इस चीज को अनुभव किया होगा। यहाँ पर 4 प्रश्न है, 4 प्रश्नों को हम इस पेज के बाद में कंप्लीट करेंगे। बारिश के पानी का क्या हुआ? जब बारिश हुई तब बहुत सा पानी धरती पर गिरा। आइए पता करें कि वह सारा पानी कहाँ गया। अलग अलग तरह की सतहों पर वर्षा का पानी गिर रहा है। सोचिए कि इन अलग अलग सतहों पर इन पानी का क्या होता होगा। क्या बारिश का पानी मिट्टी में चला गया, या यह गड्ढों में इकट्ठा हो गया, या फिर बहकर कहीं दूर चला गया? क्या आपने कभी देखा है कि यह किसी छोटी सी धारा या नदी में जाकर मिल गया? क्या होता है जब बारिश रुक जाती है और सूरज निकल आता है, तो बारिश के इस सारे पानी का क्या होता है? इस बात का अनुमान लगाइए। जब मिट्टी बारिश का पानी सोख लेती है तो यह पानी धीरे धीरे भूमि के अंदर ही अंदर बहकर किसी धारा या तालाब में मिल जाता है। कुछ पानी भूमि के नीचे चट्टानों और मिट्टी के बीच इकट्ठा हो जाता है। यह भूमि के नीचे वाला पानी हमारे कुओं में आता है। धाराओं में बहता हुआ यह पानी जाकर नदियों में मिल जाता है। बारिश का कुछ पानी गड्ढों, तालाबों, झीलों, सागरों और महासागरों में भी चला जाता है। बिल्कुल राइट। तो इस प्रकार से बारिश का जो पानी है कहीं स्थिर रहता नहीं है। स्थिर आपको गड्ढों में, तालाबों, झीलों, सागरों और महासागरों में मिलेगा, वरना बहती नदियों में, बड़ी बड़ी नदियों में छोटी छोटी धाराएं समाहित हो जाती हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। इससे संबंधित प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि आज या कल फिर बारिश होगी? आपको ऐसा क्यों लगता है? आसमान में घने बादल, ठंडी हवा, नमी और गरज चमक है तो बारिश हो सकती है। तेज हवाएं और मौसम विभाग की चेतावनी भी बारिश की संभावना दर्शाती है। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया है। यदि अलर्ट जारी हो जाता है, यदि कहीं बारिश होना ऐसा संकेत दिखाई देता है मौसम विभाग को, तो मौसम विभाग जो है वो अलर्ट जारी कर देता है। क्या बारिश आपके ही क्षेत्र में हुई या आसपास भी हुई? अनुमान लगाइए और फिर पूछकर पता कीजिए। हमारे क्षेत्र में बारिश हुई और आसमान में बादल फैले हैं, तो संभव है आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश हुई हो। पड़ोसियों और दोस्तों से पूछकर पता करने पर उन्होंने बताया कि उनके यहाँ भी बारिश हो रही है। मगर आज का समय ऐसा है कि 2-2, 3-3 किलोमीटर में अंतर पाया जाता है। कहीं बारिश हो जाती, कहीं बारिश नहीं होती है। प्रश्न क्रमांक 3 है, बारिश से जुड़े कुछ गीत पता कीजिए और अपनी या किसी अन्य भाषा में एक गीत लिखिए। बारिश से जुड़े कुछ गीत गाइए। बारिश से जुड़े कुछ प्रसिद्ध गीत हैं, जैसे रिमझिम गिरे सावन और टिप टिप बरसा पानी। तो यहाँ पर हिंदी में देखिएगा, मेरा लिखा हुआ गीत है। बारिश की फुहार मन को लुभाए, बूंदों के संग सपने जगाए, धरती महके पत्ते चमके, संग बादल की ताल मिलाए, रिम झिम जीवन मुस्काए, बारिश संग हर गम छिप जाए, सपनों की दुनिया में चले हम, जहां सिर्फ खुशी ही बस पाए। इस प्रकार से आपने देखा होगा बारिश के गीत आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। आप अपना गीत भी यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपको याद हो या जो आपको अच्छा लगता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, क्या आप बारिश होने से खुश हुए? क्या इससे कभी खुशी हुई? तो बारिश होने से
लोग अपनी परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते हैं। खुश होने वाले, किसान खुश होता है क्योंकि फसलों को पानी मिलता है। बच्चे खुश होते हैं क्योंकि उन्हें बारिश में खेलने का मौका मिलता है। हम सब लोग खुश होते हैं क्योंकि यह प्रकृति को ताजगी देती है। आगे, नाखुश होने वाले, जिनके घरों में पानी भर जाता है या जिनकी दिनचर्या बारिश के कारण बाधित होती है, जैसे यात्री, क्योंकि सड़कें गीली और फिसलन भरी हो जाती है। इस प्रकार से तो दोनों प्रकार की स्थितियां निर्मित होती है। बारिश के आने से कोई खुश होता है, कोई नाखुश होता है, ठीक है ना। तो चलिएगा अब अगला पेज में चलते हैं। यहां पर ऊपर 2 प्रश्न दिए हुए हैं, इनको बाद में कंप्लीट करेंगे। पानी है अनमोल। पानी हमें आसमान से मिलने वाला एक अनमोल उपहार है। यह उपहार हमारे घरों में अलग अलग तरीकों से पहुंचता है, ठीक है ना। हम इस उपहार की देख रेख कैसे करते हैं, हम इसका भंडारण कैसे करते हैं, हम इस पानी का क्या करते हैं, आइए इसका पता करें। सूर्या और बरखा को अधिकतर अपने घर के नलों से ही पानी मिलता है। विद्यालय में भी उन्हें नलों से ही पानी मिलता है। इन सभी नलों में पानी पाइपों के द्वारा पहुंचता है। इन पाइपों में पानी कहां से आता है? सूर्या और बरखा ने पाइपों के रास्तों को ध्यान से देखा। उन्हें पता चला कि छत पर एक टंकी है। अब वे यह जानने को उत्सुक हो गए कि पानी पहले इस टंकी में कैसे आया। तो सामान्य सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं। मान लीजिए किसी गांव में यदि पूरे गांव को पानी पहुंचाना हो तो आजकल बोरवेल हो जाते हैं, या फिर आपने देखा होगा पहले पंचायत स्तर पर बड़ी बड़ी पानी की टंकियां बनती हैं, उनको पहले स्टोर किया जाता है मोटरों से, फिर उस पानी की टंकी से पूरे गांव को जो पानी है बांटा जाता है। शहरों में भी ऐसा ही होता है। आजकल बोर इतने मजबूत हो गए हैं कि डायरेक्ट बोर से ही पानी की सप्लाई की जाती है। तो हर घर जल नल योजना भी आपने सुना होगा, अभी प्रचलन में है गांवों में। अब हर घर जो है नल जल के तहत में पानी पहुंचने लगा है, ठीक है ना। क्या आपके गांव या शहर के पास कोई धारा, नदी, तालाब या झील है? उसका नाम और उसके बारे में कुछ बातें पता कीजिए। किसी बड़े के साथ वहां जाइए और उसका चित्र भी बनाइए। उसके आसपास दिखने वाले किसी पशु, पक्षी या पेड़ का चित्र बनाइए। ग्वालियर के आसपास कई झीलें, तालाब और नदियां हैं। एक प्रसिद्ध जगह तिघरा बांध है। यह एक बड़ा जलाशय है जो ग्वालियर शहर की जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। मतलब वहां पर कभी भी जल की कहना चाहिए कमी नहीं होती है ना। और जो है आपूर्ति का ये मुख्य स्रोत है। यह बांध ग्वालियर से लगभग 23 किलोमीटर दूर है और यह बांध शहर को पीने का पानी और सिंचाई के लिए पानी प्रदान करता है। यहाँ कई प्रकार के पेड़ पौधे, पक्षी और जलचरों का निवास है। यह एक पिकनिक स्थल भी है। यहाँ लोग बोटिंग का आनंद लेते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, नदी के बारे में कोई कविता पता कीजिए और कक्षा में उसे गाइए। तो यहाँ पर नदी पर कविता है। बहती जाए नदी की धारा, पर्वतों से मैदानों का सहारा, कल कल ध्वनि से गूंजे बस्ती, धरती को हरियाली दे सजीव कश्ती, निर्मल जल से जीवन बहाए, हर जीव को अमृत पिलाए, बच्चों के संग करती है खेल, धरती का गहना नदी का मेल, कभी शांत कभी जोश में जाए, संग अपने कई कहानियां लाए, नदी है प्रकृति का तोहफा प्यारा, संभाले इसे है जीवन का सहारा। इस प्रकार से कविता है, आप इसको लिख सकते हैं। यदि इससे अच्छी आपको आती हो तो आप स्वतंत्र हैं, आप कविता अपने हिसाब से लिख सकते हैं। चर्चा कीजिए, आपको पानी कहां से मिलता है? क्या आपको नल से पानी मिलता है? यदि हाँ, तो अपने घरों में बड़ों से पता कीजिए कि नल में पानी कहां से आता है। वे आपको छत या थोड़ी दूर स्थित किसी टंकी के बारे में बता सकते हैं। क्या आपको किसी ऐसी टंकी के बारे में पता चला जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है? उन टंकियों तक पानी कैसे पहुंचता है या पहुंचा? क्या कुछ ऐसे बड़े बड़े पाइप हैं जिनसे इन टंकियों में पानी आता है? ये पाइप कहां से आते हैं? तो आपने देखा होगा, ये जो पानी के जो पाइप हैं, आप देखे होंगे इन बांधों से बड़ी बड़ी पाइपलाइनें होती हैं। और शहरों या गांवों में आपने देखा होगा इस प्रकार की बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं। पहले इनको स्टोर किया जाता है, फिर यहां से पाइपलाइन के माध्यम से हर घर में पानी पहुंचाया जाता है। फिर घर में जो है एक टाके में या फिर डायरेक्ट वहां पर मोटर लगा के आपके घर में ऊंचे स्थान पर टंकी में स्टोर किया जाता है। फिर उस स्टोर वाली टंकी से फिर जो है पानी आपके घर में, जहां आप
उसका उपयोग करना चाहते हैं वहां नल लगाकर आप कर सकते हैं। क्या आपको पानी किसी कुएं या हैंडपंप से मिलता है? देखो कि कुएं से पानी कैसे निकलता है, यह एक घिरनी, हैंडपंप या बिजली के पंप की सहायता से निकाला जा सकता है। तो आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, आजकल ये सब मोटरें आ गई हैं, नहीं तो पहले कुएं से, घिरनी से, रस्सी के द्वारा बाल्टी से खींच के पानी निकाला जाता था, ठीक है ना। हैंडपंप से आपका वहां पे डंडा चला के पानी निकाला जाता था। फिर आज भी ये चीजें सब है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये विलुप्त हो गई हैं, आज भी हमको ये देखने को मिलती हैं। फिर से सोचिए कि कुओं में पानी कहां से आता है। क्या आपको आपके घर में आपने सॉरी क्या आपके घर में आने वाला पानी किसी नल, कुएं, नदी या झील से आता है? यह पानी कौन लेकर आता है? वे पानी कैसे लेकर आते हैं? यह आपके लिए पानी लाने वाले उन लोगों का धन्यवाद कहिए। तो इस प्रकार के पहले जब सुविधाएं नहीं थी, नल नहीं थे, कुएं नहीं थे और मान लीजिए पंप नहीं थे, तो पहले नदियों से इस प्रकार से कावड़ से भी पानी लाया जाता था, ठीक है ना। तो दोनों पात्रों को कावड़ में इस प्रकार रखते थे और पहले स्टोर करते थे। तो जब दूर से पानी लाया जाता था तो हमारे घरों में पानी जो है वो स्टोर भी रहा करता था। यहाँ पे दो प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्न के उत्तर हमने इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या आपको पानी टैंकर से मिलता है? यदि हाँ तो पता कीजिए कि ये टैंकर पानी कहाँ से लाते हैं। क्या आपके घर में पानी पास के ही किसी गांव या शहर के कुएं या नदी या झील से आता है? जी हाँ, गर्मियों में हमें टैंकर से पानी मिलता है। ये टैंकर बड़ी बोरवेल या फिर कुएं के पानी से भरे जाते हैं। कहीं कहीं टैंकरों को नदी या फिर झील से भी भरा जाता है। अधिकांशतः हमारे घर में पानी नगर निगम द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन से आता है, जो शहर के बड़े बांध, तिघरा बांध से जुड़ी हुई है। इस प्रकार से आपके आसपास में जहां भी जिस बांध से पानी आता है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति या परिवार को जानते हैं जिसे पानी लेने में प्रतिदिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? जी हाँ, कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग पानी लेने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। उन्हें दूर दूर से पानी लाना पड़ता है या जल संकट के कारण टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे समय, ऊर्जा और खर्च दोनों बढ़ जाते हैं। चलिएगा, अब हमारे दैनिक जीवन में पानी, तो यहाँ पे दो प्रश्न है, दो प्रश्न को इस पेज के बाद कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपको बिल्कुल भी पानी ना मिला हो, तब आपने क्या किया? तो यहाँ पे देखिएगा, सूर्या और बरखा के साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ। क्या आप जानते हैं तब उन्होंने क्या किया? अरे आज पानी नहीं आ रहा, इस प्रकार से देखिएगा। ओ, तो यहाँ पे देखिएगा, हमने 2 बाल्टी पानी बचाकर रखा है। यहाँ पे ओ नहीं है, इस प्रकार से देखिएगा। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर पानी के लिए सावधान, तो पहले से आपको जो है पानी बचाकर रखना चाहिए। अब आगे देखते हैं, आज सोसाइटी की पाइपलाइन फट गई इसलिए पानी नहीं आया। तो यहाँ पे प्रश्न है ऊपर के दो, उन सभी कार्यों की सूची बनाइए जिनके लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो उत्तर लिखते हैं, दैनिक जीवन में पानी की आवश्यकता होने वाले कार्यों की सूची। पहला, खाना पकाने व पीने के लिए पानी लगता है। घर की साफ सफाई के लिए पानी लगता है। नहाने व कपड़े धोने के लिए पानी लगता है। पौधों को पानी देने के लिए लगता है। शौचालय के लिए पानी लगता है और दांत साफ करने के लिए भी पानी लगता है, जो आप सुबह उठते होंगे और मुंह धुलते होंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, अपने दांत साफ करने के लिए आपको कितने मग पानी की आवश्यकता पड़ती है? आप नहाने में कितना पानी उपयोग करते हो? उत्तर लिखते हैं, दांत साफ करने के लिए हमें 2 मग पानी की आवश्यकता पड़ती है। तब नहाने में 15 से 20 लीटर पानी का उपयोग करते हैं। ज्यादातर लोग नल खुला छोड़कर दांत साफ करते हैं तथा शावर से नहाते हैं, जिसके कारण बहुत पानी बर्बाद होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 प्रश्न हैं, इनको बाद में कंप्लीट करेंगे। हम पानी को तब ही भरकर रखते हैं जब हमें ये पता चलता है कि पानी हर समय नहीं आएगा, ठीक है ना। कुछ स्थानों पर लोगों को नलों और पाइपों से अपने घरों में पानी नहीं मिलता, उन्हें किसी नदी या कुएं से पानी लाना पड़ता है। कभी कभी पानी टैंकरों से भेजा जाता है और इसे घर में भरकर रखते हैं। बहुत वर्ष पहले पूरी दुनिया में कहीं भी पाइप या नल नहीं थे, इसलिए लोगों ने पानी को भरकर रखने के लिए बर्तन बनाना सीखा। यहाँ कुछ ऐसे बर्तन दिखाए गए हैं जिन्हें हम आज के समय में पानी का संग्रहण मतलब एकत्र या फिर जमा करने के लिए घरों में उपयोग में लाते हैं। ये अलग अलग सामग्री से बने होते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर पानी को संग्रहण करने के लिए जिन बर्तनों का उपयोग किया जाता है वहां पर इस प्रकार से बताया गया है। जैसे मिट्टी का घड़ा, मिट्टी से सुराही इस प्रकार से बनती है, इसमें ठंडा पानी रहता है।
तांबे का बर्तन और पीतल का घड़ा। तो ये बहुत ही अच्छे बर्तन होते हैं। फिर यहाँ पे स्टील का घड़ा, एल्यूमिनियम का बर्तन, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे इधर कांच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक की बाल्टी। इस प्रकार से इन सब बर्तन में जो पानी है हम जमा करके रखते हैं। अपने दादा दादी या नाना नानी या किसी बड़े से पूछिए, ऊपर के जो प्रश्न है वो कंप्लीट कर रहे हैं हम। उन्हें पानी कहां से मिलता था? क्या वे भी पानी का उपयोग उसी तरह से करते थे जैसे आप करते हैं? उत्तर लिखते हैं, बड़ों के समय में पानी कुएं, तालाब, हैंडपंप या नदी से लाया जाता था। पानी लाने में बहुत मेहनत लगती थी, इसलिए इसे सोच समझकर इस्तेमाल किया जाता था या किया जाता था। बच्चे भी पानी की बर्बादी नहीं करते थे। हमें उनसे सीखकर पानी बचाना चाहिए और उसका उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, वे घर में पानी का रखरखाव कैसे करते थे? वे घर में पानी मिट्टी के घड़ों, पीतल या तांबे के बर्तनों में रखते थे। बारिश का पानी भी जमा करते थे। वे लोग पानी का उपयोग बहुत सावधानी से करते थे, बर्बाद नहीं करते थे। प्रश्न क्रमांक 3 है, उनसे बात करके आपको जो पता चला उसके बारे में एक कहानी लिखिए। हम लिखते हैं, मेरे दादाजी ने बताया कि उनके समय में पानी कुएं से लाया जाता था। गांव की महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घड़े लेकर कुएं पर जाती थी। एक बार दादाजी और उनके दोस्त कुएं से पानी भर रहे थे। अचानक उनके दोस्त की बाल्टी कुएं में गिर गई। सभी बच्चे परेशान हो गए। तब गांव के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर बाल्टी बाहर निकाली। उस दिन दादाजी ने सीखा कि पानी की हर बूंद और साधन कीमती है। उन्होंने हमें पानी बचाने और उसका सही उपयोग करने की सलाह दी। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। अब अगला पेज है, यहाँ पर गतिविधि है, प्रदर्शनी लगाइए। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों के जो आप उत्तर देखेंगे अभी इसके पेज के बाद में हमने इनको कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे एक गतिविधि है, गतिविधि क्रमांक 3 है। तो आइए इनको क्रम से इन प्रश्नों के उत्तर को हम इस प्रकार से देखते हैं। देखिएगा, अपने घर में उन बर्तनों की पहचान कीजिए जिनमें पानी भरकर रखा जाता है। तो उत्तर लिखते हैं, घर में पानी भरकर रखने वाले बर्तनों में निम्नलिखित बर्तन है। जैसे बाल्टी हुआ, अब बाल्टी प्लास्टिक की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है और एल्यूमिनियम की भी हो सकती है। फिर मिट्टी के घड़े हुए, तांबे, स्टील, पीतल के कलश हुए, जग है, पानी की टंकी है, टब है, बोतलें हैं। अब बोतल प्लास्टिक की भी, कांच की और स्टील की भी हो सकती है। इन बर्तनों का उपयोग पानी को साफ और सुरक्षित रूप से रखने के लिए किया जाता था। अब प्रश्न क्रमांक 2, अपने परिवार में बड़ों से पूछिए कि पानी का संग्रह करने के लिए किन बर्तनों का उपयोग करते थे। तो मेरे परिवार के बड़ों ने बताया कि पानी का संग्रह के लिए मिट्टी के घड़े, तांबे के कलश और बर्तन का उपयोग करते थे। बरसात का पानी भी जमा किया जाता था। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, क्या वे बर्तन अब उपयोग होने वाले बर्तनों से भिन्न थे? जी हाँ, पहले के बर्तन जैसे मिट्टी के घड़े, तांबे के कलश और पीतल के बर्तन आजकल कम उपयोग होते हैं। अब लोग प्लास्टिक, स्टील या कांच के बर्तनों का अधिक उपयोग करते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 4, क्या उन बर्तनों के नाम भी अलग अलग थे? जी हाँ, पुराने बर्तनों के अलग अलग नाम थे, जैसे घड़ा, कलश, लोटा, तानिया। इन बर्तनों के नाम और इनका उपयोग उनके निर्माण सामग्री और आकार के आधार पर बदलते थे। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक अलग कागज पर उस बर्तन का चित्र बनाइए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, अपनी भाषा में इसका नाम भी लिखिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है चित्र बनाया हुआ है। मेरे इस बर्तन का नाम सुराही है, जो आपने अभी देखा था। यह मुझे बहुत पसंद है क्योंकि गर्मियों में पानी को ठंडा रखता है और ये समझ लीजिए उस जमाने का ये फ्रिज है, ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 6 है, शिक्षक की सहायता से इस चित्र को कक्षा की प्रदर्शनी में लगाइए। तो आपको ये करना है, कक्षा की प्रदर्शनी में अपने सहपाठियों द्वारा बनाए गए चित्र भी देखिए। तो आपको देखना है क्योंकि गतिविधि सभी बच्चों के लिए है। विभिन्न प्रकार के कितने बर्तनों के चित्र बनाए गए? कक्षा की प्रदर्शनी में कई प्रकार के बर्तनों के चित्र बनाए गए, जैसे मटका, घड़ा, सुराही, गिलास, बाल्टी, मग इत्यादि। अगला है, क्या आपको इन बर्तनों पर कुछ नमूने दिखाई दिए? उत्तर लिखेंगे, जी हाँ, कुछ बर्तनों पर कुछ नमूने दिखाई दिए, जैसे सुराही, गिलास, कलश इत्यादि पर सुंदर नमूने दिखाई दिए। अगला है पेज। अब यहाँ पे देखिएगा, आइए मंथन करें। यहाँ पर ये 2 प्रश्न हैं और यहाँ पर आपको ख नंबर पर आपके द्वारा बनाए गए बर्थ पार्ट का चित्र बनाइए। उन पक्षियों और कीटों के नाम लिखिए जो आपने बनाए बर्थ पार्ट में पानी पीने के लिए आते हैं।
तो आपको इस प्रकार से बनाना है। जब आप छत पे जो एक प्रकार का टब रखते होंगे, उसमें पानी रखते होंगे, तो यहाँ पर पक्षी जो है यहाँ पे नहाते भी हैं और यहाँ पे इसका पानी भी पीते हैं, ऐसा आपको यहाँ पर चित्र बनाना है। अब यहाँ पे आपको दो प्रश्न जो थे ऊपर वाले, उनको हम कंप्लीट करेंगे। आपने बरसात का इंतजार किया और देखा कि बारिश की बूंदें धरती पर कैसे गिरती हैं, ठीक है ना। आपने बरसात का पानी इकट्ठा किया और देखा कि यह साफ है या गंदा। आपने देखा कि अलग अलग जगहों पर गिरने वाले बरसात के पानी का क्या हुआ। अब बरसात से संबंधित आपके जो अवलोकन है या आपने जो अवलोकन किया उस पर कुछ पंक्तियां लिखिए। तो उत्तर लिखते हैं, बरसात पर अवलोकन, बारिश की बूंदें छत, सड़क, मिट्टी और पेड़ों पर अलग अलग तरह से गिरी। खुले बर्तन में पानी साफ दिखा, लेकिन सड़क और छत से बाहर आने वाला पानी गंदा हो गया। मिट्टी ने पानी सोख लिया जिससे नमी बनी रही। बारिश का पानी खेतों में उपयोग रहा, लेकिन सड़कों पर बहकर नालियों में चला गया। इससे समझ में आता है कि वर्षा जल संचयन जरूरी है ताकि पानी का सही उपयोग हो सके और जल संरक्षण किया जा सके। देखिएगा, पानी का रोकना इसलिए जरूरी है, यदि मान लीजिए पानी बहकर चला जाएगा तो वो पानी जो बह के चला गया वहां का जल स्तर वहां का अच्छा रहेगा। यदि आप पानी को अपने ही एरिया में रोकेंगे, उसको स्टोर करेंगे, तो आपके यहाँ का जो जल स्तर है धरती में, वो आपके यहाँ अच्छा रहेगा। गर्मियों में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी और आपको कुएं जो हैं आपके सूखेंगे नहीं, नल आपके सूखेंगे नहीं, बोर आपके सूखेंगे नहीं। तो पानी का संचयन करने से, पानी को रोकने से ये फायदा होता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, अपने आसपास की किसी जलधारा, नदी, कुएं, तालाब या झील का नाम और उसके बारे में कुछ बातें पता की। इस बारे में कुछ पंक्तियां लिखिए। क्या यह पानी पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है? यदि हाँ, तो यह पानी आपके घर तक कैसे लाया जाता है? यदि इसका उपयोग पीने के लिए नहीं किया जाता तो क्यों? क्या पहले कभी उपयोग किया जाता था? उत्तर लिखते हैं, मेरे आसपास स्वर्ण रेखा नदी बहती है। यह ग्वालियर क्षेत्र में बहने वाली एक प्रमुख जलधारा है। हालांकि इसका पानी पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता क्योंकि इसमें अब काफी प्रदूषण हो चुका है। पहले इस नदी का पानी साफ और शुद्ध था, जिससे लोग पीने और कृषि कार्यों के लिए उपयोग करते थे। लेकिन बढ़ते प्रदूषण और कचरा फेंके जाने के कारण इसका पानी अब गंदा हो गया। इसी वजह से पीने के लिए अब पाइपलाइन के माध्यम से टैंकों का साफ पानी घरों तक पहुंचाया जाता है। यह नदी हमें जल संरक्षण और प्रदूषण रोकने के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा देती है। यहाँ पे चर्चा कीजिए। पानी बहुत अनमोल है, यहाँ पे ये प्रश्न है, इस प्रश्न को हम आगे कंप्लीट करेंगे, चलिएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये रहा प्रश्न, पानी बहुत अनमोल है, हमें इसके उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। हमें पानी की एक बूंद भी खराब नहीं करनी चाहिए। आपस में चर्चा कीजिए कि तथा अपने घर या बाहर होने वाले उन कार्यों की सूची बनाइए जिसके कारण पानी गंदा या बर्बाद होता है। हम पानी की बर्बादी को कैसे रोक सकते हैं? अपने समूह में किन्हीं 3 तरीकों के बारे में सोचिए तथा उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। चलिएगा, अब यहाँ पे इस प्रकार से उत्तर लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पानी जीवन के लिए अमूल्य है, इसे बचाने के लिए सीमित उपयोग, पुनः उपयोग और रिसाव को ठीक करें। जागरूकता फैलाएं कि पृथ्वी पर पीने योग्य पानी सीमित मात्रा में है। यदि हमने इसे बचाने की कोशिश नहीं की तो आने वाली पीढ़ियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पानी को गंदा या बर्बाद करने वाले कार्य जैसे नल खुला छोड़ देना, ये बुरी आदत है, इससे आपका जल बहेगा, पानी की कमी होगी। बिना जरूरत ज्यादा पानी का प्रयोग, जितनी जरूरत है उतना ही पानी उपयोग में लाना चाहिए। पता लगे नहाने के लिए 5-10 लीटर पानी लग रहा है और आप 20 लीटर पानी से नहा रहे हैं, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। गाड़ियों को धोते समय अत्यधिक पानी बहाव या पानी की बर्बादी रोकने के 3 तरीके, ठीक है ना। तो पानी का पुनः उपयोग करना चाहिए, जल बचाने वाली तकनीकें अपनाना चाहिए, पानी का सही प्रयोग करें, नहाने के लिए बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए। इन तरीकों से हम पानी बचा सकते हैं और भविष्य में इसकी कमी से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो कक्षा तीसरी की ईवीएस हमारा अद्भुत संसार की पुस्तक का अध्याय जो 7 है वो कंप्लीट कर लिया है। बीच बीच में जो भी प्रश्न आए उन प्रश्नों को हमने तैयार करके पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर आपके लिए तैयार किया हुआ है। आपको प्रश्न लिखना हो तो वीडियो को रोक के आप इस प्रश्नों को आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ हमारा आज कंप्लीट होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में नए अध्याय के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।